अब ये जो है पीछे के डोर से एंट्री करके सत्ता पे अफसरों के माध्यम से पकड़ बनाना, सत्ता की भूख कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, इसका ये शिखर है, इसका ये अत्युच्च उदाहरण है। और आप नैतिकता की बात कर रहे हो, नैतिकता सत्ता में नहीं चलती, ये बोलते ही है। आरएसएस का हर शाखा का आदमी आपको बोलते हुए दिखेगा कि सत्ता एन केन प्रकारेण पुरुषो सत्ता भवे। आपने देखा होगा कि शिव जी की मूर्ति भी ऐसी मस्कुलर दिखा रहे, बजरंग बली एकदम गुस्से में दिखा रहे, राम भी मस्कुलर दिखा रहे। ये सब हमारे भगवानों का प्रतन कर रहे हैं। पता नहीं इनको भगवान माफ नहीं करेगा। मैं सही बताता हूँ, अगर भगवान का कोई भी अस्तित्व होगा कहीं पर भी, जो भी मानता होगा, इनको भगवान माफ नहीं करेगा। ये जिस तरीके से भगवानों की जातियां गिनवा रहे, जिस तरीके से भगवान को अपमानित कर रहे, जिस तरीके से भगवान का दुरुपयोग कर रहे, इनको माफ नहीं करेगा। विदेशों से जो पैसा आता था, वहां पर बाहर की गवर्नमेंट ने और वहां की इंटेलिजेंस ने बजरंग दल और वीएचपी पर नकेल कसना शुरू कर दिए है, जिसकी वजह से आरएसएस के फंडिंग को ट्रेस किया जा रहा है और आरएसएस में पैसा आना करीबन करीबन रुक जैसा गया है। तो इनको ये लगता है कि ये माफियाओं का भी हमारे ऊपर, गुजराती माफिया जो है, जो मोदी ने पाल रखे हैं, जो गोदी मीडिया है, ये हमको बदनाम कर रहा है। और यहाँ के सारे इस तरीके से जो सामाजिक अशांति, धार्मिक अशांति और ये सारी अशांति फैलाने के लिए हमारे संगठनों को जिम्मेवार पकड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से मिल रहे हैं और हफ्ते भर में जो कुछ होती हैं बड़ी खबरें उस पर बात करते हैं, ताकि एक तरह से पिछले हफ्ते का रैपअप भी हो जाए और अगले हफ्ते की तैयारी हो जाए कि क्या कुछ होने वाला है, क्या हो रहा है, उस पर हम बात करते हैं। आज अविनाश काकड़े जी से जो हम बात कर रहे हैं वो एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार ने जो 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला दिया था सर्विसेज के मामले में, आम आदमी पार्टी की सरकार को पब्लिक का, अवाम का नुमाइंदा बताते हुए उसके इख्तियारात में दिया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको वापस फिर से छीन लिया है। यह बड़ी अजीब बात है। मैं तकरीबन 40 साल से पत्रकारिता में हूं, कभी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अदालत के अवमानना कहा जा सकता है इसको, इस तरह से कभी किसी ने नहीं की और इस सरकार ने ऐसा किया है। ये क्यों है, क्या कुछ है इसमें, घबराहट है या तानाशाही है, ये हम समझेंगे। इसके अलावा ऐसी कुछ खबरें छन छन करके आ रही हैं कि आरएसएस मोदी जी से नाराजगी दिखा रहे हैं और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी को हटा करके किसी और को इस कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। क्या प्रधानमंत्री जी उसके लिए तैयार हो जाएंगे? क्या वो अब तक अपनी जो छवि है वो आरएसएस से कहीं ज्यादा बड़ी बना चुके हैं? क्या वो आरएसएस के कहने पर हट जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी के अंदर जो कुछ अब कर्नाटक की सरकार हाथ से निकलने के बाद, कांग्रेस की भारी जीत के बाद, क्या बीजेपी में अंदर अंदर बेचैनी और इख्तलाफात हैं? उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो ये कि अब विदेशों में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर पाबंदी लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको मैं बता दूं कि विदेशों से बहुत सा फंड आता रहा है आरएसएस की एक्टिविटीज के लिए। क्या उस पर असर पड़ेगा? और एक और बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है जो हमारे देश की जो पहचान रही है इस 2014 से पहले तक भी और अब भी, वो ये कि हम सभी धर्मों का एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे डीएनए में सेकुलरिज्म है। वो एक बहुत बड़ी मिसाल महाराष्ट्र में रही है कि कुछ मुसलमान अपनी दरगाहों से निकल करके कुछ खास मौकों पर हिंदुओं के मंदिरों पर जाकर के सलामी देते रहे हैं। अब उसमें भी रुकावट डालने की कोशिश की जा रही है। आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट आई थी कि 1 महीने के अंदर 50 रैलियां की थी आरएसएस ने, जिसमें लव जिहाद और मुसलमानों का बाइकॉट और तमाम नफरत डालने की कोशिश की गई थी।
लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में आम लोगों पर उसका असर नहीं पड़ा है। अब आरएसएस मुसलमानों को उस मंदिर में जो परंपरा रही है जाने की, उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अविनाश काकड़े जी इस वक्त महाराष्ट्र एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर के कुछ और वीडियोस भी देख सकते हैं। अविनाश काकड़े जी, आप इस ऑर्डिनेंस को कैसे देख रहे हैं? 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अपनी एक अहमियत होती है। उनके फैसले के खिलाफ ये सरकार ऑर्डिनेंस ला करके टकराव की जो नीति अपनाए हुए है, वो क्या कुछ है? इसमें डर है, खौफ है या तानाशाही है? देखो, मैं एक छोटी सी कथा शुरुआत करता हूँ। एक राजा मुझे याद आ रहा है जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी असफलता के मैंने कारण गिनाए हूँ 9। 9 कारण उसकी असफलता के कारण थे। बहुत ही डायनामिक राजा था, ऐसा ही 18-18 घंटे काम करता था, बहुत हिम्मत था, 56 इंच की छाती थी, लाल आंखों से वो सारे निर्णय लेता था। मगर उसमें जो असफलता के कारण गिनाया है वो मुझे अभी दिखाई दे रहे वर्तमान में। उसका पहला काम था कि वो संयम और दूरदर्शिता का अभाव था उसमें, मोहम्मद बिन तुगलक में। मैं और किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तुगलक में ये संयम और दूरदर्शिता का अभाव था। अब हमने जीएसटी में कोई संयम नहीं रखा, नोटबंदी में कोई संयम नहीं रखा, एनआरसी में कोई संयम नहीं रखा, सेंट्रल विस्टा में संयम नहीं रखा, मंदिर बना रहे उसमें कोई संयम नहीं रखा, दंगे भड़का रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे, पाकिस्तान के विरोध में कर रहे, कुछ भी कर रहे, संयम कुछ नहीं है हमारा। दूरदर्शिता तो बिल्कुल नहीं है, संयम भी नहीं है। दूसरा था अनुचित समय पर कर वृद्धि करना, टैक्सेशन को बढ़ाना। इन्होंने कफन पर भी टैक्स लगा दिया, बच्चों के दूध पर भी टैक्स लगा दिया। अनुचित समय है, अनुचित समय में इन्होंने टैक्सेशन का वो सब बंटा बैठा दिया। तीसरी उनकी निर्णय थी राजधानी परिवर्तन। उन्होंने हमारे महाराष्ट्र में लाया था राजधानी को, इन्होंने गुजरात ले गए। ये तीसरा निर्णय भी फिट बैठता है। सांकेतिक मुद्रा, उन्होंने तांबी की और पीतल की मुद्राएं बनाई थी, मगर उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। जनता ने उनकी राज मुद्राएं अंदर रख ली, डुप्लीकेट वैसी मुद्रा बना के बोल दिया, यानी बाहर मार्केट में चला दिया, जिससे उसका पूरा का पूरा मुद्रा का फेल्यूर हो गया। अब ये मुद्रा का जब फेल्यूर हो गया तो हमारे 2000 के नोटों के लाखों डुप्लीकेट नोट बन गए, 5000 के 500 के लाखों डुप्लीकेट नोट बन गए। हमारा भी कोई नियंत्रण नहीं था इसमें। तो ये चौथा जो मामला है सांकेतिक मुद्रा का, खुरासान विजय की एक योजना थी उनकी। 5वां जो मुद्दा है, तो हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पीओके पर हमले की योजना हम बना ही रहे, क्योंकि अगला इलेक्शन है, उसके बिना पहला इलेक्शन तो हम 41 मार के जीत गए, अब दूसरे में तो पीओके लेना पड़ेगा, तो उसकी योजना हम बना रहे। खुरासान योजना की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा है। दूसरा है जिद्दी और अभिमानी स्वभाव था उसका। अब इनके बारे में इसके कोई कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। जिद्दी और अभिमान के बारे में कोई कमेंट्स, हर चीज प्रेस्टीज इश्यू हो जाती है, हर चीज, छोटी से छोटी चीज भी प्रेस्टीज इश्यू हो जाती है। अब ये दिल्ली वाला जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं प्रेस्टीज इश्यू है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने भी बता दिया, तब भी ये प्रेस्टीज पे लगे हुए, हर चीज में इनका प्रेस्टीज इश्यू है। वहां जाके 41 रैलियां करेंगे, वो मार्च करेंगे, उल्टे सीधे स्टेटमेंट देंगे, 51 गालियां गिनाएंगे। ये सब क्या है कि अभिमान स्वभाव, ये स्वभाव की बातें हैं इनकी। दूसरा था उलेमा वर्ग का विरोध, उनको था तुगलक को, इनको आरएसएस का विरोध शुरू हो गया है। मैं आगे चल के बताऊंगा कि आरएसएस कैसे विरोध कर रही है और इनको रिप्लेसमेंट कैसे ढूंढ रही है। उसके बाद में निर्दयी और रक्त पिपासु थे वो मोहम्मद बिन तुगलक। तो इन्होंने भी 41 सैनिक मरवा दिए, 750 किसान मरवा दिए, छात्र कई मरवा दिए, कोरोना से लाखों जनता मरवा दिए, और पहलवान मरने की अब राह देख रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि ये सब देख के मोहम्मद बिन तुगलक की जो हालत हो गई थी, ये इस शहंशाह की हालत होने वाली है। तो ये आपके देखिए, ये लोगों को इतिहास की जानकारी बहुत कम है। आपने जब ये याद दिलाया तो मेरे ख्याल से अब ये बताना बहुत आसान है लोगों को कि वो जो तुगलकी फरमान कहा जाता है, जो तानाशाही का एक तरह से
ट्रांसलेशन समझा जाता है, तो ये इस वजह से तुगलकी फरमान कहा जाता है, जो आपने ये 9 पॉइंट्स आपने गिनवाए। अब ये बताइए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच विश्वास में न लेकर मंत्रिमंडल को, जनता को, नुमाइंदे को, किसी को भी विश्वास में नहीं लेकर मन माने फैसले लेने को तुगलकी फरमान कहा जाता है, और 9 साल से हम वो भुगत रहे। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जो भी फैसला आता है वो एक मंत्री खड़ा होकर के पढ़ता है, और पीछे जो 300 से ज्यादा एमपीज बैठे हुए हैं, इनमें से कोई अपना दिमाग अप्लाई नहीं करता, जिनको पब्लिक ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा था, ना कि मोदी जी का गुलाम बना करके भेजा था। तो अब ये ऐसी हालत में ये ऑर्डिनेंस जो आया है, इसकी जिसे कहते हैं मॉरल स्थिति क्या है? क्या इसको पिछले वक्त भी बताया था, हाँ। पिछले वक्त भी बताया था, मॉरल की अपेक्षा इनसे मत कीजिएगा। मॉरल ये शब्द आपके डिस्कशन से बाहर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। मॉरली ड्यूटी, मॉरल रखना, मॉरली जजमेंट, मॉरली एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें इनके डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस से पैदा हुए लोग हैं, और आरएसएस से जो पैदा होता है, जो भी कट्टरपंथी होगा, मॉरल कुछ नहीं होगा। इन्होंने जो संविधान बेंच के केंद्र सरकार का अध्यादेश जारी किया, संविधान 5 जज के बेंच पर, वो गैर कानूनी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, हर चीज गैर कानूनी नहीं करते, कानूनन करते हैं। चाहे किसी की अरेस्ट हो, चाहे किसी के रेड हो, चाहे किसी का कुछ भी डिटेंशन हो, ये हर चीज कानूनन करते हैं। ये अगर ये अध्यादेश आने के पहले अगर ये ट्रांसफर पोस्टिंग पर पकड़ बना लेते तो ये गैर कानूनी होता, कानून कोर्ट की अवहेलना होती, मगर इनको ये अधिकार है। कोर्ट अब इसके बाद में जब कोर्ट, दिल्ली सरकार फिर जाएगी कोर्ट में, तो इसका सुप्रीम कोर्ट मात्र कानूनन पहलू और गैर संवैधानिक है या संवैधानिक इतनी ही जांच कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा। इन्होंने उसका जो छोटा बिंदु है, मतलब उसका पलायन का जो रास्ता है, उसके अंतर्गत इन्होंने ये किया। तो इन्होंने एक बात बोला था, मोदी जी बार बार बोलते हो कि विरोधी पार्टियां सत्ता के लिए काम करती है और भाजपा परमार्थ के लिए काम करती है। अब ये जो है पीछे के डोर से एंट्री करके सत्ता पे अफसरों के माध्यम से पकड़ बनाना, सत्ता की भूख कितनी हो सकती है, इसका ये शिखर है, इसका ये अत्युच्च उदाहरण है। और आप नैतिकता की बात कर रहे हो, नैतिकता सत्ता में नहीं चलती, ये बोलते ही है। आरएसएस का हर शाखा का आदमी आपको बोलते हुए दिखेगा कि सत्ता एन केन प्रकारेण पुरुषो सत्ता भवेत्। प्रसिद्धि और सत्ता, ये दोनों के लिए कोई भी प्रकार यूज कर सकते हैं। इनको ये जो है, ये कहते हैं कि कांग्रेस और विरोधी पार्टी, हमको समझ में आता है कि दुनियावी बात करते हैं, जिंदगी की जरूरतों की बात करते हैं। आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी और विरोधी दुनिया की बात करते हैं, और ये तो सब दीनी बात करते हैं, जन्नत, जहन्नुम, भगवान, बजरंग बली, फलाने बली, और इन्होंने सारे भगवानों का भी पतन कर लिया। आपने देखा होगा कि शिव जी की मूर्ति भी ऐसी मस्कुलर दिखा रहे, बजरंग बली एकदम गुस्से में दिखा रहे, राम भी मस्कुलर दिखा रहे। ये सब हमारे भगवानों का पतन कर रहे हैं। पता नहीं इनको भगवान माफ नहीं करेगा, मैं सही बताता हूं। अगर भगवान का कोई भी अस्तित्व होगा कहीं पर भी, जो भी मानता होगा, इनको भगवान माफ नहीं करेगा। ये जिस तरीके से भगवानों की जातियां गिनवा रहे, जिस तरीके से भगवान को अपमानित कर रहे, जिस तरीके से भगवान का दुरुपयोग कर रहे, इनको माफ नहीं करेगा। तो उसी के अंतर्गत इनको चाहिए था कि ट्रांसफर पोस्टिंग। क्यों चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग? एक तो चाहिए इनकी चोरियां पकड़ी ना जाए, इन्होंने जो चोरियां की उसके पकड़ा ना जाए। दूसरा इनको चाहिए अमर्यादित सत्ता, और तीसरा इनको चाहिए कि हर सत्ता इनके कब्जे में रहे, पीछे के रास्ते से रहे, 50 खोके दे के रहे, 40 खोके दे के रहे, ईडी से डरा के रहे, सीबीआई से डरा के रहे, किसी भी तरीके से हो, इनको सत्ता चाहिए। और ये अब मर्यादित हो गए। एक मैप आपको मैं भेजूंगा, ये खाली बीच के पट्टे में बचे हैं, बाकी के नीचे से और ऊपर से साफ हो गए। अच्छा, ये देखिए, प्रजातंत्र में पब्लिक का जो चुनाव होता है, जो इलेक्ट करते हैं अपने नुमाइंदों को, वो उन्हें सरकार चलाने का अधिकार देते हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के एमएलए को चुन करके भेजा है वो सरकार चलाने के लिए,
लेकिन केंद्र सरकार किसी भी तरह से उनसे सारे इख्तियारात, अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है। तो ये आपने बता दिया कि साहब सत्ता के साथ मॉरल इनके यहाँ कुछ नहीं है, इसकी कोई उम्मीद ना की जाए। अच्छा, अब ये क्या कहानी है? ये जो 2000 का नोट बंद हो, बार बार तुगलक को याद रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को याद रखिए, उसे कंपेयर करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। और सुकून भी मिल जाएगा कि चलो ऐसा भी एक आदमी पहले भी हुआ है, कोई बात नहीं, ये भी आया, ये भी चला जाएगा। मतलब एक तरह से अपने आप को शांत करने का एक तरीका आपने बता दिया। अच्छा, अब ये बताइए 2000 का नोट का क्या हुआ? सरकार ने बड़े अपने कुछ गोदी मीडिया से कहलवाया था कि साहब इसमें वो है, वो चिप है, और कहीं अगर जमीन के नीचे भी दबा लेंगे तो सैटेलाइट से ढूंढ लिया जाएगा, और कहीं ब्लैक मनी नहीं छुप सकती। ये अब क्या हो रहा है? कहां जा रहा है ये 2000 का नोट? ये तो बड़ा अच्छा खूबसूरत गुलाबी सा नोट था, जेब में रखने में भी अच्छा लगता था शायद कुछ लोगों को। ये क्या है? ये अगले इलेक्शनों में पैसा ना रहे विपक्षी दलों के पास, वो है, या कोई और क्या है? क्या कुछ है? देखो, कुछ सरकास्टिक कमेंट्स कर रहे लोग, इनका उद्देश्य तो है कि हमारे सिवाय कोई दूसरा ईमानदार दिखाई ना दे। कुछ लोग सरकास्टिक कमेंट्स कर रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि 2000 का नोट इसलिए बंद हो गया है कि विरोधी पार्टियों का इलेक्शन फंड गायब हो जाएगा। जैसे उस वक्त आतंकवाद, नक्सलवाद और ब्लैक मनी गायब हो गया था, उसी तरीके से गायब हो जाएंगे विरोधी पार्टियों का। दूसरी एक कमेंट है कि फार्म हाउस पर ब्लैक मनी मोदी ने ट्रैक कर लिया है और अब वो सब पकड़े जाएंगे, वो निकालते हुए वगैरह, क्योंकि उसमें नोट में इंफ्रारेड होने के कारण दीवार के पार भी 2000 की नोट होगी तो दिखाई देगी। ये लोग कमेंट्स कर रहे, ये लोग समझा रहे, और ये सब 30 सितंबर के बाद पकड़ी जाएगी। ये नया जुमला भी दिया है, ये सब जितने नोट होंगे वो 30 सितंबर के बाद पकड़े जाएंगे। वो ये नहीं बताते कि 2000 के नोट 10 खर्चा ने 10 नोट बदले जा सकते हैं। फॉर्म अभी तय नहीं है कि कौन से फॉर्म में भर के 2000 की गए और 2000 बदल के लाए, तो वो तो 50 मजदूर रख लेगा और बाहर आदमी रहेगा मैनेजर, 2000 के नोट भेज के वो कितने भी लाखों रुपए, और 3 महीने 130 दिन का समय है अभी, तो इसमें बदल जाएंगे सारे नोट। मतलब जितने इन्होंने सोचा था, छापा था, उससे कम से कम 1.5 गुना ज्यादा तो नोट इनके पास आ जाएंगे, क्योंकि नकली नोट इतने छप चुके। तो ये नोट वाला जो फार्स है, ये खाली हलचल मचाने के सिवा और कुछ नहीं है, और खुद को ईमानदार बताने का कि मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है और मैं इस देश से भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूं। तो आपने एक बार भुगत लिया, दूसरे बार भुगत लिया, अब कितने बार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए? सारा भ्रष्टाचार इन्हीं के गोद में पनप रहा है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जैसे ही बीजेपी में शामिल हो जाता है, कमल छाप साबुन से धो के एकदम सफा, ये स्वच्छ हो जाता है। आपको बता देता हूं कि अभिजीत बैनर्जी पर भी नए पंगे चल रहे हैं। तो मैं वो न्यूज निकाल के रखा हूं कि 38 करोड़ रुपए कंपनी के एमडी के पास से मिले, 50 करोड़ रुपए अर्पित बैनर्जी के पास से मिले, बंगाल बिजनेसमैन से जो जब्ती हुई उसमें 16 करोड़ रुपए मिले। ऐसे सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों से मिल रहे हैं, मगर वो उन्हीं प्रांतों में मिल रहे हैं जिन प्रांतों में बीजेपी की सरकार नहीं है। अब इसके बारे में आपको क्या कहना है? भ्रष्टाचार का सारा पैसा वही है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वहां राम राज्य है, वहां सारा का सारा नीट और क्लीन चल रहा है। ये बोलने का जो प्रयास कर रही है मोदी सरकार, उसका ये नमूना है। और इस नमूने के तहत कर्नाटक पिछले दिनों इलेक्शन से पहले कर्नाटक में बीजेपी के यहाँ एक लीडर के यहाँ बहुत बड़ी रकम मिली थी, आपको हमें याद है। तो वो तो उनकी पार्टी के लोग भी उसमें पैसा रखने के लिए, तो उन्हीं की सरकार में भी पकड़ा गया था। तो हिसाब मिल गया। अच्छा, उसका हिसाब मिल गया था, उसका ट्रेस मिल गया था, उसका अकाउंट मिल गया, क्योंकि बाद में कहीं छपा गया, किसी डिपार्टमेंट में नोटिस दिया गया, किसी कोर्ट में वो केस पहुंची क्या। जी जी जी, ये देखिए, हमारे एक अफसर था जिसने शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा था, 25 करोड़ मांगा, इसके ट्रेस मिल गया और अभी उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। उसने एंटीसिपेटरी बेल लिया, नहीं तो जेल में होता। ये सब दूसरे को मारने के लिए। अरे परविंदर सिंह, परमवीर सिंह जो है हमारे यहाँ का,
उसने कोर्ट ने बोला कि हमको स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, डॉक्यूमेंट नहीं दे रही, इसलिए उसको छोड़ दिया, क्लीन चिट मिल गई। ये तरीका है, अपने लोगों को बचाने का तरीका है। हाँ, गवर्नर ने गाली खा लिया तो क्या हो गया, सरकार ने गाली खा लिया तो क्या हो गया, इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि उसके ऊपर कुछ नहीं होता, असर ही नहीं होता, रैश भी नहीं आता है उसमें। सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन पास कर दे, हाई कोर्ट कुछ बोल दे, और कोई कुछ बोल दे, सतपाल मलिक बोल दे, इनके सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने बोला था कि नैतिकता की बात भूल के भी मत करना। तो ये सब हमसे गलती हुई, शायद हम नैतिकता का उनसे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, अब ये बताइए, ये सारी गलतियां होने के बाद अब देखिए, मोदी जी अब से पहले कहते रहे हैं कि मैं आरएसएस का आदमी हूं और हिंदू राष्ट्र के लिए मैं अर्पित हूं। आरएसएस का आदमी हूं का मतलब आरएसएस औरत है क्या उनकी? नहीं, सुनिए ना, औरत को तो वो छोड़ करके बैठे हैं, औरत की जरूरत नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? ये खैर, मैं उनकी जाती जिंदगी पे हम नहीं जाते, लेकिन ये समझना है कि क्या अगर कोई आरएसएस का सबक ज्यादा दिलचस्पी से पढ़ ले तो उसी को फिर आरएसएस वाले बदलने की बात सोचते हैं? क्या ऐसी कुछ खबरें सही हैं कि अब मोदी जी की जगह किसी और को लाने की तैयारी है? आरएसएस नाराज है, कहते हैं कर्नाटक इलेक्शन हारने के बाद। ये बहुत माइथोलॉजी बताते हैं। इंद्र इनका भगवान था, भगवानों का राजा था। हमारी हिंदू माइथोलॉजी में इंद्र को भगवान का राजा कहते हैं। मगर जैसे ही इनको सब्स्टिट्यूट मिल गया, इंद्र की जितनी बदमाशियां थी, महिलाओं के शोषण से लेके और बाकी सारी जितनी बर्बादियां थी, जब इन पे आने लग गया, देवलोक पर इसके ये आने लग गए, धब्बे आने लग गए, उन्होंने 1 मिनट में वो इंद्र को चोर डिक्लेयर किया और विष्णु को नया उनका सेनापति डिक्लेयर कर दिया, उनका राजा डिक्लेयर कर दिया। तो ये इनकी फितरत है। उसी फितरत के अंतर्गत विष्णु कौन हो सकता है साहब? ये अब कौन से विष्णु की तैयारी है, क्या लगता है? आप देखिए, आप नागपुर में आपको पास आरएसएस के अंदर की कुछ ना कुछ खबरें जरूर आती रहती होंगी। आपके भी कुछ जानकार ऐसे लोग होते होंगे जिनसे आप कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करते होंगे। क्या कुछ है अंदर की कहानी? नागपुर में क्या कुछ चल रहा है? नागपुर में ये चल रहा है कि यहाँ जो बाहर से पैसा आता था, विदेशों से जो पैसा आता था, वहां पर बाहर की गवर्नमेंट ने और वहां के इंटेलिजेंस ने बजरंग दल और वीएचपी पर नकेल कसना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से आरएसएस के फंडिंग को ट्रेस किया जा रहा है और आरएसएस में पैसा आना करीबन रुक जैसा गया है। तो इनको ये लगता है कि ये माफियाओं का भी हमारे ऊपर, गुजराती माफिया जो है, जो मोदी ने पाल रखे है, जो गोदी मीडिया है, ये हमको बदनाम कर रहा है और यहाँ के सारे इस तरीके से जो सामाजिक अशांति, धार्मिक अशांति और ये सारी अशांति फैलाने के लिए हमारे संगठनों को जिम्मेवार पकड़ रहे हैं। इनको लगता नहीं है कि इनके संगठन जिम्मेवार है, बजरंग दल जिम्मेवार नहीं है। कौन कौन से देश हैं जहां पाबंदी लगनी शुरू हुई है? क्या आपके पास क्या खबर है? यूरोप के देशों में है, अमेरिका में पहले ही लग चुकी है, कनाडा वाले भी उसके बारे में बोल ही रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी वॉच पे रखा है, सारे देशों ने वॉच पे रखा है। एक भी इंसिडेंस हो जाए और इनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। जैसे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पाबंदी लगती है, वैसे आरएसएस पे पाबंदी लग जाएगी। एक इंसिडेंस हो जाएगा और एक इंसिडेंस होने के लिए मोदी काफी है, मोदी काफी है, उनकी हरकतें और एक भाषण भी काफी है कि एक इंसिडेंस हो जाए और इनके ऊपर मामला खत्म हो जाए। जैसा श्रीलंका में हुआ था, मुस्लिमों ने अटैक कर दिया था वो क्रिश्चियन चर्च पर, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ, जैसा अभी ब्रिटेन में हुआ था, हिंदू मुस्लिम वहां भी पंगा हो गया, बवाल खड़ा हो गया। ऐसा कहीं भी बाहर अगर हो जाए तो तुरंत ये सब के सब इनका फंडिंग बंद कर देंगे। और इसलिए अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी की जगह किसको लाने की बात है? क्योंकि अब से पहले आरएसएस वाले कहते रहे मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। अब वो कौन की क्या कौन की तलाश हो गई है? आरएसएस ने तलाश कर लिया है। अब कम से कम अब वो अंधभक्त जो सवाल करते थे मोदी नहीं तो कौन, क्या उनके सवाल का जवाब मिल गया? जी, मगर वो सब घुटने से नीचे वाले लोग हैं। मोदी उसको पनपने देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता, मगर आरएसएस जो 3 लोगों को प्रोजेक्ट कर रही है उनके नाम मैं बता सकता हूँ। ये आरएसएस की जो बेचैनी है उसमें वो बोल रहे हैं कि योगी उनका पहली प्रायोरिटी है। 10 साल के लिए उनको मोदी की जगह रिप्लेस किया जा सकता है बुलडोजर बाबा। और उनका जो हिंदुत्व वाला, कट्टर हिंदुत्व वाला जो फरमान है, नारा है,
और उनका जो डिस्कोर्स है उसके लिए उनको लगता है योगी परफेक्ट है। उसके बाद में दूसरा नाम प्रोजेक्ट किया जा रहा है नितिन गडकरी का। ये नितिन गडकरी के बारे में ये बोलते हैं कि वाजपेयी जैसी इसकी छवि है और ये वाजपेयी के छवि के कारण ये माफिया राज को भी समाप्त कर सकते हैं और धर्मनिरपेक्ष लोगों को बीजेपी के साथ में जोड़ सकते हैं। ये दूसरा नाम। तीसरा नाम है राजनाथ सिंह का, जिसको वो बोलते हैं कि छुपे रुस्तम है, डार्क हॉर्स करके उनको ट्रीट किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये चल रहा है। और फिर एक कानून, ये विचित्र तरीके से एक षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र में डार्क वेव पर भाजपा के कई मंत्रियों के फोटो लोड हुए। उसमें पहला फोटो रोहन जेटली के बीबी ने लोड किया था, रोहन जेटली को नेकेड दिखाते हुए दूसरी महिला के साथ में। अब देख लीजिए कहां तक ये सारा मामला चल रहा है। और ये किसी का भी फोटो अगर आ जाए इसके बाद में तो बहुत आश्चर्य लगने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रोहन जेटली कौन है? रोहन जेटली कौन है? अरुण जेटली का बेटा है और उसके बीबी ने लोड किया है उसके नेकेड फोटो। अच्छा, ये इनके कई मंत्रियों के फोटो लोड है, बाहर आ जाएंगे। वो एक कहते हैं कि डार्क वेव करके एक कुछ वेब चैनल है, हाँ। उसमें एक्सेस बहुत कम लोगों को मिलता है और ये जो मीडिया से हटा देते हैं उन्होंने वहां सेव करके रखा है। तो ऐसे जगह से वो जो लोग हैं वो धीरे धीरे इनके विरोध में लीकेज करते हैं। और उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और एक रेस में है। वो सिंधिया सोशल अकाउंट से बीजेपी को हटा दिया, मतलब उत्तर प्रदेश डिस्टर्ब है, मध्य प्रदेश डिस्टर्ब है। योगी ने तो अपने राज्य में मोदी की तस्वीरें हटा दी सर, सारे सरकारी ऑफिसों से फरमान जारी कर दिया। प्रधानमंत्री की तस्वीर कोई स्टेट हटाता है या मुख्यमंत्री हटाने की बात करता है, विरोधी पार्टी का भी नहीं हटा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का फोटो लगाना प्रोटोकॉल है। मगर योगी ने फरमान जारी कर दिया है कि मोदी की तस्वीर नहीं रहेगी। और ऑर्गेनाइजर नाम का एक साप्ताहिक बोलता है कि मोदी की जगह योगी को लाएंगे, क्योंकि योगी जो है वो गुजराती माफिया के चुंगल से पार्टी को और आरएसएस को बाहर निकाल सकता है। ये ऑर्गेनाइजर बोल रहा है। ऑर्गेनाइजर आरएसएस का माउथ पीस है, नुमाइंदा है। अखबार जो हिंदी में पंचजन है और अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि अच्छा, इससे पहले भी योगी ने मोदी जी के फोटो हटाए थे, आपको याद होगा। एक बार और ऐसा हो चुका है, उन्होंने अब से पहले भी एक बार मोदी जी के फोटो हटाए थे। तो वो एक तरह से मोदी जी को टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। योगी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं और आरएसएस उनको पसंद कर रही है। तो आरएसएस अगर उन्हें पसंद कर रही है, देखिए उनकी पहचान उस गेरुआ वस्त्र की वजह से, हार्डलाइन, हिंदू राष्ट्र और बुलडोजर, ये सबके साथ है। तो क्या फिर मोदी क्या बुरा है? मोदी में भी तो यही खराबी है कि वो मॉब लिंचिंग होती है, वो किसी पे नहीं बोलता। वो उनका मंत्री बोल देता है कि गोली मारो सालों को, तब भी उसको और प्रमोट करता है। तो फिर योगी में कौन सी ऐसी खूबी है कि जिसकी वजह से आरएसएस और उन्हें पसंद कर रही है? तो योगी आरएसएस को पैसे देता है, अडानी मोदी को देता है। अडानी में शेयर मोदी का है। अडानी में शेयर अगर आरएसएस का होता तो कुछ नहीं करते सर। सारा पैसा झगड़े का और पैसे का और सत्ता का है, दूसरा कुछ नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि नैतिकता खाली पैसा और सत्ता में समाप्त। जिसको पैसा और सत्ता मिल गया, नैतिकता नाम की कोई चीज इनके पास में नजदीक पास भी फटकती नहीं है। तो ये बात को गंभीरता से समझना चाहिए। इनसे नैतिकता की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं उस पर आना चाहता हूँ। महाराष्ट्र, चूंकि आपका राज्य है, नागपुर में आप हैं, दूसरी राजधानी कहा जाता है नागपुर को महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में वो मंदिरों के सामने कुछ मुस्लिम्स का जाना, वहां सलामी देना, वो क्या कुछ है? उस पर कहीं रोक टोक की बात हो रही है, आरएसएस उस पर भी एक्टिव है, क्या कुछ है? थोड़ा सा वो परंपरा के बारे में बताइए और अब क्या सूरत हाल है, क्या कुछ हो रहा है? महाराष्ट्र में जन सामान्य हिंदू प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हम सनातनी हो गए या शैतानी हो गए। हमारी जो सरकार जिसको हिंदू बोलते हैं, हिंदुत्ववादी बोलते हैं, वो सनातनी तरीके से चल रही है, शैतानी तरीके से चल रही है। क्योंकि हमारा एक तुलजापुर का मंदिर है जहाँ शॉर्ट ड्रेस, वहां का पंडित जो रहता है वो नंगा खड़ा हो सकता है, वहां धोती पहना और ऊपर से नंगा रहेगा तो उसको कोई पाबंदी नहीं।
मगर जो कोई वहां पूजा करने जाएगा तो वो बरमूडा पहन के भी नहीं जा सकता। तो वो फरमान उन्होंने जारी कर दिया, कलेक्टर ने जारी कर दिया, जिलाधिकारी तहसीलदार ने जारी कर दिया। और कहते हैं लोग वो स्विमिंग कर रहा था, उस वक्त वो गया, पुजारी लोग उसके पास में गए, वो स्विमिंग टैंक में था। तो एक अधनंगे ने नंगे से अपील किया और आधे नंगे को यानी क्वार्टर नंगे को पाबंदी लगा दी। ये हालत तुलजापुर में। तुलजापुर मंदिर क्या है मालूम है आपको? वहां देवी का जो तांबुल होता है, मतलब पान जो खिलाते हैं, वो तांबुल नाम के जो मुस्लिम है हमारे यहाँ के, तांबोली, वो मुस्लिम के यहाँ से वो पान आता है। जो माता की गद्दी जो आती है, उनको जहाँ विश्राम के लिए गद्दी जो आती है, वो वहां के पिंजारी नाम के मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। वहां का हर काम मुस्लिम कम्युनिटी के कोऑर्डिनेशन से बनता है। हर जगह मुस्लिम कोऑर्डिनेशन है, उनमें हिंदू और मुस्लिम का कोऑर्डिनेशन है। और ये एक मंदिर में, एक दरगाह में नहीं है, सैकड़ों दरगाह और सैकड़ों मंदिर है महाराष्ट्र में जहां मुस्लिम अदाब बजाने जाते हैं। जो त्र्यंबकेश्वर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके उत्तर दरवाजे पर मंदिर से 250 फीट दूर पर उत्तर दरवाजा है। 150 सालों से गुलाब शाह दरगाह की जब उर्स वहां से गुजरती है तो 1.5 जीना चढ़ के, 1.5 पायरी चढ़ के वहां वो धूप देते हैं, वो अदाब बजाते हैं त्र्यंबकेश्वर के शिव को। और इन्होंने 1.5 जीना चढ़ने के बाद वहां बवाल मचा दिया, ये इकट्ठा हो गए। उसके वीडियो भी है सब जगह वायरल कि वो उतना ही चढ़े थे ऊपर जितना परंपरा से चढ़ते हैं। और इन्होंने उसमें बवाल मचा दिया कि अतिक्रमण कर रहे थे, हमारे मंदिर पर चादर चढ़ाने आ गए थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इनकी जो हरकतें, वैसे लोकल की बॉडियों ने बोला कि ये सब आरएसएस के लोग हैं और इन लोगों ने झगड़ा लगाने के लिए किया है। हमारे यहाँ ये होता ही है परंपरा से, इसको इस तरीके से बिगाड़ना अच्छा नहीं है। मतीन सैयद करके गुलाब शाह दरगाह के जो मुखिया, संयोजक है, ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने बोला कि हमारे लिए दुर्भाग्य है, हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियां ये सब काम करती रही है, हमें त्र्यंबकेश्वर जी का उतना ही सम्मान है जितना सम्मान हिंदू करते हैं। और इसके बाद हमारे साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता तो अगली बार से हम नहीं जाएंगे। ये चाहते ही है ऐसा। जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द है, सहिष्णुता का जो एटमोस्फियर है महाराष्ट्र में, वो पूरा तोड़ा जाए। हमारे यहाँ कई दरगाहों में, कई उसमें उर्सों में हिंदुओं के घर से ज्योति जाती है, पंजा वहां से उठता है, मलिदा वहां से बनाया जाता है, कई मंदिरों से दरगाहों में जाता है, कई दरगाहों से मंदिरों में आते हैं उस तरीके की ज्योति और जल से। ये सब क्या सब तोड़ना चाहते हैं। हर जगह इनके नफरती चिंटू रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मगर महाराष्ट्र की जनता, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भी 7 पुतले लगे होंगे तो 5 पुतले महाराष्ट्र के हैं। जो पुरोगामित्व है, सुधार है, सामाजिक सुधार है, ये परंपरा 12वीं शताब्दी से पहले से हमारे यहाँ चल रही है और बहुत तेजी से चल रही है। तो ये कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते, सारे समय के लिए महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। इनको मुंह की खानी पड़ेगी और इतने बुरी तरीके से हारेंगे ये कि इनको मुंह दिखाने की जगह नहीं रहेगी। अच्छा, ये कौन कौन से शहरों में है? जिस खास मंदिर का नाम आपने लिया वो कौन से शहर की बात है? एक तुलजापुर है उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये त्र्यंबकेश्वर है नासिक में, वहां एक और दरगाह है, दातार दरगाह है, वो दरगाह भी नासिक में है, नासिक के दूसरे तहसील में है। ये जगह जगह है सर, बीड़ में है, अंबेजोगाई में है, कहाँ नहीं है इस तरीके के ट्रेडिशन, कहाँ नहीं है, सब जगह है। महाराष्ट्र में जगह जगह आपको ये ट्रेडिशन बिखरे पड़े मिलेंगे। मेरे खुद के घर से पंजा उठता था। हमारा जब जो जमींदारी की जो हमारी गांव थे, पुराने गांव थे, हम अभी तक बचपने तक और अभी तक हमारे यहाँ मलिदा बनता था, वो मलिदा बांटा जाता था वहां, हमारे यहाँ से पंजा उठता था। कोई हमको ये प्रमाण पत्र नहीं देता था कि हम मुसलमान हो गए, बिल्कुल नहीं देता था। शीर खुरमा हमारे यहाँ आता था। कितने परिवारों से हमारे यहाँ शीर खुरमा आया है और मैंने अपने आंखों से देखा हूँ। वो मैं जब छोटा था तो उस तरीके से मैंने आते हुए देखा, क्योंकि उस वक्त रूलर के हमारे संबंध बने हुए थे। आज शहरों में आ गए तो इतने दूर नहीं आ सकते, मगर ये सारी चीजें हमारे घरों में होती थी। हर जमींदार के यहाँ ये चीज होती थी, हर गांव में ये चीज होती थी, हर मंदिर में और दरगाह में ये चीज होती थी। आपने देखा होगा अफजल खान का सर काटने के बाद उसका दरगाह स्थापित करने के लिए छत्रपति ने ही दिया था, जमीन भी दिया था, उसकी समाधि के लिए जगह भी दिया था और उसके दिया बत्ती का खर्चा भी दिया था। ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे शाहजी और उनके चाचा थे शरीफ जी,
ये दोनों का शाह शरीफ दरगाह है हमारे यहाँ, उसके नाम से रखा गया था। एक शाहजी और शरीफ जी, ये दरगाह के नाम से, दरगाह के जो वली थे उनके नाम से इनके दोनों के नाम रखे गए थे। ये ट्रेडिशन महाराष्ट्र में बहुत पुराना ट्रेडिशन है, और ये ट्रेडिशन को तोड़ने का मतलब होता है कि हमारी तहजीब तोड़ना, हमारी संस्कृति तोड़ना, और यहाँ कट्टरवाद लाना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में जिस तरीके से कट्टरता है, वो कट्टरता यहाँ लाना। यूनान मिट गया, मिस्र मिट गया, माया सभ्यता मिट गई, हिंदुस्तानी सभ्यता जिंदा थी और जिंदा है और जिंदा रहेगी। वो इसका कारण है कि हम सर्व समावेशक है, हम सहिष्णु हैं, हम किसी का हेट नहीं करते, और ये हमारे खून में, डीएनए में रचा बसा है। इसको तोड़ना चाहते हैं और इसको ये हिंदुत्व नाम देते हैं। तो हिंदुत्व नफरती ही काम करता है। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल जिस तरह से महाराष्ट्र ने अब तक पिछले बार जो तजर्बा हुआ अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी की जो सरकार बनी 3 पार्टियों की, उससे बाकायदा ये साफ था, और उसके बाद भी कई ऐसे मौके आ चुके बाई इलेक्शन में। बता देता हूँ, पंढरपुर का मंदिर है हमारे यहाँ, पंढरपुर का मंदिर, विठोबा का मंदिर, वहां 4-4, 5-5 प्रांतों से मुसलमान आते, तेलंगाना से आते, कर्नाटक से आते, राजस्थान से आते, महाराष्ट्र से आते, गुजरात से आते, मध्य प्रदेश से आते। हर जाति का आदमी आता है, हर धर्म का आदमी आता है, और सब लोग एक साथ चलते। और इतनी ये है, सेंसिबिलिटी है कि 9 साल का लड़का अगर गांव में चला जाए वहां की यात्रा करके, तो 90 साल का बूढ़ा भी उसको माउली करके पैर पड़ता है। वो अकेला भगवान है हमारा, जिसको शस्त्र नहीं है, जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, और उसने अपनी बीबी को साथ में रखा है। वो हमारे लिए आदर्श है, महाराष्ट्र के लिए। पूरा महाराष्ट्र वर्शिप करता है उनकी। जो आस्तिक होगा वो भी करता है, जो नास्तिक होगा वो भी करता है। उसको ये लगता है कि सिंबल है, महाराष्ट्र का सिंबल है, प्रतीक है। हमारे यहाँ के सीएम हर वक्त, हर आषाढ़ी एकादशी को वहां अपना जो ये है सम्मान करने के लिए महाराष्ट्र की तरफ से वहां जाते हैं, और किसी भी जाति धर्म का सीएम हो वहां जाता ही है। तो ये हमारे यहाँ का जो वातावरण खराब करने का काम जो कर रहे हैं, ये काम इनको भारी पड़ेगा। आपको पता नहीं है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ कुंभ मेला होता है नासिक में। तो शैव और वैष्णव का जब झगड़ा हुआ था, तो शैव के लिए और वैष्णव के लिए ये अलग अलग करने का काम किया था पेशवा ने, हर वक्त वो झगड़े का। और उनको जो हजारों एकड़ जमीन दी गई थी, अकबर ने जमीन दी थी सर। कुंभ के वक्त में अकबर ने जमीन दी थी, नासिक के वक्त इन्होंने जमीन दी थी। और आपने देखा होगा इलाहाबाद का शाही स्नान बोलते, शाही स्नान, क्योंकि अकबर ने खुद वहां डुबकी लगाई थी, शाह ने डुबकी लगाई थी पहली इसमें, इसलिए उसको शाही स्नान बोलते हुए आज भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और ये लोग इस देश की पूरी तहजीब समाप्त करना चाहते। दारा शिकोह ने वहां एक पूरी कॉलोनी बसा दिया था, दारागंज, आज भी है कायम। ये इतिहास को समझते ही नहीं है। इनका इतिहास तो गोबर से शुरू होता है, गाय तक खत्म हो जाता है, उसके आगे इनका कोई इतिहास नहीं। ये बहरहाल बहुत ही अहम चीजें हैं जो आज के लोगों को, नौजवानों को समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि हमारे देश की हकीकत क्या है। और जिस तरह से आपने बताया, महाराष्ट्र के मंदिर में मुसलमान बड़ी तादाद में दूसरे राज्यों से भी आते हैं। ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे को इज्जत देना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ये ही हमारे जो सेकुलर कल्चर की पहचान है, यही है। और इसको तोड़ने की कोशिश मुसलसल हो रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसा कि आपने बताया कि अब आरएसएस मोदी जी की जगह किसी और को लाने की कोशिश कर रही है, और एक हद तक उनसे काम लेना था, शायद काम ले लिया। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, ये देखने का मौका होगा आगे का। और किस तरह से अभी 4 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, फिर उसके बाद में अगले साल मई में तकरीबन 1 साल रह गया है, लोकसभा इलेक्शन भी होने हैं। उससे ऐसा लगता है कि डर खौफ है, और उस डर खौफ में बहुत कुछ होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ होगा। जी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? आपको एक न्यूज बता देता हूं कि बहुत लोगों को लगता है कि रिजिजू की विदाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कंप्लेंट किया था इसलिए हुई। नहीं, अडानी ने कंप्लेंट किया था। अच्छा, अब तो अडानी के इंक्वायरी चल रही थी, अडानी की इंक्वायरी चल रही है, और रिजिजू ने एक जुडिशियली को देशद्रोही बता दिया, गुंडा एलिमेंट बता दिया। वो बता दिया है कि वो ये कौन है, वो जो बोलते हैं ना कि देश तोड़ने वाले, जी। वो इसमें शामिल कर लिया।
तो अडानी ने कंप्लेंट किया मोदी के पास में कि इस तरीके से कमेंट्स अगर सुप्रीम कोर्ट पे करोगे तो सुप्रीम कोर्ट हमको नकेल डाल देगा। और उनके मोदी जी के समझ में आ गया, मोदी जी के ये समझ में आ गया कि ऐसा अगर हुआ, जजमेंट ना दे मगर स्ट्रक्चर अगर पास कर दिया कि हमें शक है कि ये अडानी का पैसा और ये मोदी का इसमें ट्रैक रिकॉर्ड है, ये मोदी ने ठीक से काम नहीं किया या जांच ठीक से नहीं की, इसके कारण रिजिजू को हटाया। और दूसरे दिन फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को, अडानी मामले में पहली नजर में सेबी को नाकामी नहीं लगती। हाँ, ये है। देखिए, ये वाली खबर शायद आपने कहीं और नहीं ये सुनी होगी, नहीं देखी होगी। ये अब तक तो ये समझा जा रहा था कि शायद छवि ठीक करने के लिए उनको हटाया गया है सरकार की, लेकिन हकीकत यह है कि अडानी के कहने पर हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर आपने बता देता हूँ उन्होंने क्या किया, बता देता हूँ। आनंद फानन में आ गई, जैसे रिजिजू हटा, सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी ने मेहरबानी कर दी, उन्होंने शेयरों की मूल्य वृद्धि की जांच नहीं की। रिपोर्ट के बाद समूह के रिटेल इन्वेस्टर के बढ़ने की जांच नहीं की। प्राइम मैनिपुलेशन पर सिस्टम के 849 अलर्ट थे, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। सभी लाभार्थियों का विवरण दिया समूह ने, उस पर कोई बात नहीं हुई। समूह में हिस्सेदारी का 13% विदेशी फर्म को जो संदिग्ध थी उसके ऊपर कोई बात नहीं की। और सेबी जो है 6 शॉर्ट सेलर को भी जांच कर रहा था, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। और ये सब बिना बात किए सेबी की नाकामी नहीं लगती, ये सुप्रीम कोर्ट का पैनल बोल दिया, क्योंकि रिजिजू हटा दिए गए। और 2 जज का, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज का अपॉइंटमेंट मात्र 72 घंटे में हो गया, जिसके लिए 6 महीने लगते थे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही दफन कर दिया मामला अडानी के खिलाफ जो कुछ जांच होनी थी। देखिए, इस तरह से देश चल रहा है। अडानी के जरिए कैसे कैसे कितना बड़ा करप्शन सामने आया था, और उसको दबाने के लिए, उसमें पर्दा डालने के लिए क्या एक जज का पैनल बैठा, नोटबंदी के बारे में जज का पैनल बैठा, कोई सुनवाई न करते हुए बराबर है करके बोल दिया। जी 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 जी, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट से बहरहाल काम लिए जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा घोटाला इन्होंने जीरो करवा दिया, सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान का जीरो करवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहरहाल हमारा आपका सबका नुकसान है। ये पैसा जो डूबा है वो पूरे देश के लोगों का डूबा है। ये कोई ये ना सोचे कि कहीं से चला गया और कहीं आ गया। हमारा आपका पैसा बैंकों में सुरक्षित नहीं है, ऐसा समझा जा रहा है, और उसके सबूत भी हैं। लेकिन बहरहाल अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, इलेक्शंस में क्या होगा, 2024 में क्या होगा, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। बहुत देर नहीं चलता है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे और लंबी बात नहीं हो सकती, इसलिए हमें यहीं रोकना होगा। अगले मंडे को हम आपसे फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।